हेलो, वेलकम इन दिस वीडियो लेक्चर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेकंड लेसन, क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड लेसन, फेडरलिज्म। ठीक है। पावर शेयरिंग में हमने आपको जो टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग बताया था उसको रिकॉल करिए। हमने आपको बताया था कि पावर शेयरिंग एट द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि vertical power sharing, when the power is shared at the different level of the government, that is known as vertical power sharing। ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आपको उस लेसन में भी बताया था कि हम ये आगे पढ़ेंगे। वही चीज़ है फेडरलिज्म। ठीक है। तो फेडरलिज्म है क्या? व्हाट इज फेडरलिज्म? इट इज़ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, रिकॉल कीजिए, कि ये वो गवर्नमेंट सिस्टम है जिसमें पावर क्या होती है? एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जो हमने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट बताया था। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब होता है जिससे कि वह यूनिट बनती है या वो फेडरेशन बनता है। ठीक है, वो कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। ठीक, और उससे हमारा देश बनता है। जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट है। ठीक, और उसके अंडर में जो जितने डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, या यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वो मिलकर के हमारे कंट्री जो है वो क्या बनता है? इंडिया बनता है। ठीक है। तो ये कहलाता है फेडरलिज्म। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1 मार्क में व्हाट इज फेडरलिज्म, तो आप क्या लिखोगे? इट इज़ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स और ऑन सी ऑफ द कंट्री। ठीक है। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या हैं, यानी कि क्या क्वालिटीज़ हों जो हम फेडरलिज्म कहते हैं, कहेंगे। ठीक है, या फेडरलिज्म सिस्टम के क्या क्या फीचर्स होते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहली कंडीशन है कि पावर शुड बी डिवाइडेड। इसका मतलब ये मोर देन वन लेवल गवर्नमेंट मस्ट बी देयर, एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट वहाँ पे होनी चाहिए, है ना। तो आप देखिए, पहला फीचर क्या है? 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। तो पावर जो है क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट और आपके स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से फेडरलिज्म के लिए 2 या मोर लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए। सेकेंड, ईच टियर हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन मीन्स पावर। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम आपको अभी एक सेम लेवल का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे सेम लेवल गवर्नमेंट में क्या होता है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक, अब लेजिस्लेचर का जुरिस्डिक्शन क्या है? टू मेक लॉज। ठीक, यानी कि जो भी लेजिस्लेचर होगी यहाँ की भी, वो केवल लॉ बनाएगी। ठीक, उसका जुरिस्डिक्शन है टू मेक लॉ। एग्जीक्यूटिव का जुरिस्डिक्शन क्या है? टू इम्प्लीमेंट द लॉ। तो एग्जीक्यूटिव क्या करेगी? वो लॉ इम्प्लीमेंट करेगी जो लेजिस्लेचर ने बनाए हैं। ठीक है। और एक एग्जाम्पल इसका और है कि जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशरी करेगी कि वो सुपरवाइज करेगी और पावर को बैलेंस करेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरह से लेजिस्लेचर को केवल कानून बनाना है, एग्जीक्यूटिव को केवल कानून लागू करना है। ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर कानून भी लागू कर ले, कानून भी बना ले। कानून बनाएगी लेजिस्लेचर और उसे लागू करेगी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और जुडिशरी अपना काम करेगी। क्लियर? तीसरा, स्पेसिफाइड जुरिडिक्शन, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है,
स्पेसिफाइड माने स्पेसिफिकली किसी को कोई पावर देना, ठीक है। स्पेसिफाइड जुरिसडिक्शन का मतलब होता है कि स्पेसिफाइड पावर्स देना। जैसे मान लीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो भी लॉ बनाएगी वो लॉ पूरे कंट्री में माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी उस लॉ को उसी स्टेट में माना जाएगा जिस स्टेट की वो गवर्नमेंट है। इज दैट क्लियर? तो स्पेसिफाइड जुरिसडिक्शन है। एक इसका एग्जांपल और है, मान लीजिए फाइनेंशियल मैटर है, तो ये जुरिसडिक्शन जो है वो क्लियर है, स्पेसिफाइड है। जैसे इनकम टैक्स से जो इनकम होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी, और जो सेल्स टैक्स से जो इनकम होगी वो क्या होगी, वो आपका स्टेट लेगा, रिलेटेड स्टेट लेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली। अब देखिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ठीक है, और उसमें आपने फीचर्स पढ़े होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड नीड ऑफ द टाइम। यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने एक ये बात सोची कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा बना रहे, इसलिए उसमें अमेंडमेंट करने की, चेंज करने का एक प्रोसीजर रहे, और उस प्रोसीजर को के द्वारा जो भी चीज़ मतलब आउट ऑफ डेट हो जाए, काम की ना हो, उसे हटा दिया जाए, ठीक, और जिसमें चेंज करना हो वो चेंज कर दिया जाए। लेकिन इसमें भी उन्होंने एक कंडीशन मतलब रखी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट होगा तो वो कोई एक गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट जो है वो और जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जाएगा, ठीक। यानी कि कोई भी, ना तो स्टेट गवर्नमेंट और ना यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अकेले चेंज कर सकती है, यूनिलैटरली माने अकेले, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं आपको। जुडिशरी जो है सुप्रीम, ठीक। जैसे मान लीजिए जुडिशरी को मैंने आपको बताया था कि चेक एंड बैलेंस जो है वो जुडिशरी का वर्क है, फंक्शन है या उसको पावर है, और वो क्या करती है, उसको ये सुपरवाइज करना है कि जो कानून या जो लॉ लेजिस्लेचर बना रही है, ठीक है, जो लेजिस्लेचर लॉ बना रही है, अगर वो लोगों के भलाई के लिए नहीं है या अगर पब्लिक को उससे नुकसान हो रहा है तो क्या कहेगी, लेजिस्लेचर से उस लॉ को चेंज करने को कहेगी। और अगर लेजिस्लेचर अब भी इग्नोर करती है तो जुडिशरी को ये पावर है कि वो उस लॉ को रिजेक्ट कर दे, यानी कि वो उस कानून को ख़त्म कर दे, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है स्पेसिफाइड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू कहते हैं इनकम, इनकम फ्रॉम द टैक्सेस। गवर्नमेंट की जो टैक्सेस के थ्रू इनकम होती है उसके सोर्सेज जो हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब स्पेसिफाइड जुरिसडिक्शन फीचर बता रहे थे तो उसमें मैंने बताया था इनकम टैक्स का बताया था, एग्रीकल्चर टैक्स का बताया था, है ना। तो गवर्नमेंट की जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू हैं वो भी स्पेसिफाइड कर दिए गए कि किस टैक्स से जो इनकम होगी वो किस गवर्नमेंट को जाएगी। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू जाएगा, या उस रेवेन्यू के सोर्स से जितनी भी इनकम होगी वो यूनियन गवर्नमेंट की होगी, ठीक है। ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स, ये समझने की बात है। ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, एक तो है ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि पहला जो डाइवर्सिटीज़ है उसको एकोमोडेट करना। डाइवर्सिटीज़ माने जानते होंगे, डाइवर्सिटीज़ माने डिफरेंस,
जो डिफरेंसेस हैं, यानी कि डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज, डिफरेंसेस ऑफ कास्ट, डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन, उनको एकोमोडेट करना, यानी कि ऐसे चलाना ताकि जो है ऐसे उसको चलाना कैसे, ताकि जो है जो कंट्री की यूनिटी है वो मेंटेन रहे। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, यूनिटी और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री शुड मेंटेन। ये ड्यूअल ऑब्जेक्टिव फिर से आप समझ लीजिए। ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स होता है, क्या होता है ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स? पहला, टू एकोमोडेट द डाइवर्सिटीज, ठीक, और दूसरा है टू मेंटेन द सिक्योरिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है। तो ये फीचर्स थे फेडरलिज्म के। अब हम आपको नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, काइंड्स ऑफ फेडरेशन। जो फेडरेशंस होते हैं वो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन। ठीक, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसमें क्या होता है कि जो फेडरेशन होता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन वो अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अदर स्टेट के साथ मिल जाकर या ज्वाइन करके फेडरेशन बनाती हैं, जिसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। ठीक है। और इस तरह के फेडरेशन जो हैं वो, उसके एग्जांपल में यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इक्वल होती है, यानी पावर जो डिवीज़न होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को इक्वल होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ठीक है। अब सेकंड क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे? स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर देन द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया, आपका कंट्री है, स्पेन और बेल्जियम। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट्स आपस में साथ में आते हैं। अब देखिए इसमें डिफरेंस समझ लो कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में भी स्टेट ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन वो इक्वल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो स्टेट्स हैं वो आते तो हैं, ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, पावरफुल उतने नहीं होते जितने सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गॉट या गिवन मोर पावर देन दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? इसका एग्जांपल कहाँ है? इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपका है व्हाट मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री, यानी कि इंडिया को फेडरल कंट्री कौन बनाता है, यानी क्या चीज़ है जो हम कह सकते हैं कि इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है। तो देखिए मैंने आपको इन द वेरी बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर बताया था कि फेडरलिज्म जो है उसमें पावर शेयरिंग होती है। ठीक है। अब पावर शेयरिंग कैसे होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ठीक। अब इसमें देखिए पावर इज शेयर्ड एट द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की को जो पावर्स हैं उनमें से कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को शेयर की जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो उसमें से कुछ पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। ठीक है। कैसे करती है वो आप सुन लीजिए। पहला, यूनियन लिस्ट। ठीक है। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि वो सब्जेक्ट्स जो नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं, यानी कि वो सब्जेक्ट जिस पर ये जिसका कि सारे कंट्री पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा, ठीक है, वो यूनियन लिस्ट में होते हैं। ठीक है।
अब मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर लॉ बनाने की पावर है। क्लियर? जैसे डिफेंस से रिलेटेड जितने भी लॉ बनेंगे वो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर जो लॉ है वो यूनियन लिस्ट बनाएगी। क्लियर? समझ में आया? उसके बाद सेकंड जो है वो स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में स्टेट से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पुलिस, हर स्टेट की पुलिस अलग होती है, आपको पता ही है। ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं स्टेट लिस्ट में आते हैं। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखिए कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है। अब हमने यूनियन गवर्नमेंट की बात कर ली, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर ली, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर ली। कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होती है? वो सब्जेक्ट जो कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। जैसे एजुकेशन, आपने देखा होगा कि यूपी बोर्ड के स्कूल भी होंगे आपके और सीबीएसई बोर्ड के भी होंगे स्कूल, है ना। तो एजुकेशन जो है वो दोनों में आती है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट में भी आएगी और स्टेट लिस्ट में भी आएगी। इनसे रिलेटेड जो लॉज हैं वो दोनों गवर्नमेंट बना सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ मैं कि अगर एजुकेशन से रिलेटेड या ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई लॉ बनाती है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट और उसमें कहीं डिस्प्यूट है, ठीक, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है कि इफ़ देयर इज़ डिस्प्यूट बिटवीन द लॉ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, then the law made by the central government will remain or exist and the law of state government will does not exist and it will be rejected। ठीक, फिर से सुन लीजिए। इसमें क्या होता है कि अगर कोई कानून या लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और उसके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो क्या होता है, तो डिस्प्यूट के कंडीशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे बना हुआ जो लॉ है वो एग्जिस्ट करेगा या लागू रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट का लॉ जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो एजुकेशन बताई दिया मैंने आपको, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शनल सक्सेशन। रेजिडुअरी लिस्ट, रेजिडुअरी लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आए या उस समय वो नहीं थे। मीन व्हेन दो सब्जेक्ट डिड नॉट एग्जिस्ट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि व्हाट इज रेजिडुअरी लिस्ट, तो आप बताओगे सब्जेक्ट विच आर नॉट मेंशन्ड इन एनी थ्री लिस्ट, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आर कॉल्ड इज कॉल्ड रेजिडुअरी लिस्ट, ठीक है। इसमें आपका टेलीकम्युनिकेशन है, सैटेलाइट है, एटसेट्रा। और लास्ट में हम आपको बता रहे हैं कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के क्या फीचर्स होते हैं। ऑल स्टेट्स हैव नॉट इक्वल पावर, ठीक है। ऑल स्टेट्स हैव नॉट इक्वल पावर मतलब जितने स्टेट्स हैं उन्हें इक्वल पावर नहीं होती, ठीक। और दूसरा क्या है, पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द पावर अरेंजमेंट, ठीक है, कैन नॉट चेंज पावर अरेंजमेंट ऑफ इट्स ओन, ठीक है। चाहे पार्लियामेंट अकेले जो पावर अरेंजमेंट है, जो पावर शेयरिंग की गई है, उसका जो अरेंजमेंट है उसको चेंज अकेले नहीं कर सकते। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन नीड एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस आने हैं
तो उसमें कम से कम दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की 2/3 मेजोरिटी सेपरेटली चाहिए, मिलाकर नहीं। और फोर्थ जो फीचर है वो जुडिशरी ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर। इसको मैं आपको बता दूं कि जुडिशरी जो है वो एक तरीके से गार्जियन है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखता है, ठीक। तो जुडिशरी का ये काम है कि वह ये देखे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और प्रोसीजर्स जो हैं वो ठीक से लागू हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स आर इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपरली और नॉट, इट इज़ द पावर ऑफ जुडिशरी, ठीक। जुडिशरी विल सुपरवाइज वेदर द constitutional provisions and procedures have been implementing or not. Okay, that's all for today, and till then, next video lecture, till then, get connected and study seriously. Okay, that's okay.